बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पवन के कार्य। पवन के अपवर्तन कार्यों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ या भू आकृतियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पवन का अर्थ एवं कार्यक्षेत्र। पवन का क्या अर्थ है, पवन किसे कहते हैं। पवन किसे कहते हैं कि भूपृष्ठ पर क्षैतिज दिशा में बहती हुई वायु राशि, भूपृष्ठ के ऊपर जब क्षैतिज दिशा में वायु राशि बहती है या चलती है तो उसको हम पवन कहते हैं। और पवन जो है वो अनाच्छादन के साधन के रूप में पवन का जो कार्य होता है वो केवल शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। अनाच्छादन के साधन मीन्स अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि अनाच्छादन के साधन के रूप में पवन का कार्य केवल कौन से क्षेत्रों में होता है, शुष्क एवं अर्धशुष्क जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में ही पवन अपर्दन या और निक्षेपण कार्य करती है, जो मुख्यतः उष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। और अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व का लगभग 30% भाग, पूरे विश्व का लगभग 30% भाग मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय माना जाता है। मरुस्थलीय भाग कौन सा होता है, मरुस्थलीय भाग वो होता है जहाँ पर वर्षा की कमी होती है, ठीक है, और मिट्टी रेत अधिक पाई जाती है। तो इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण क्या होता है, जब वर्षा कम होगी तो मिट्टी के जो कण हैं वो परस्पर बंधे हुए नहीं होते बल्कि ढीले होते हैं। अगर बारिश हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी तो मिट्टी जो है वो पानी से मिलकर उसके कण जो है वो मजबूत हो जाएंगे। लेकिन वर्षा की कमी के कारण क्या होता है कि मिट्टी ढीली पाई जाती है, जिसके कारण उसका अपरदन आसानी से हो जाता है। दूसरा क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्र जो हैं उन क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण वनस्पति का भी अभाव पाया जाता है, और वनस्पति के आवरण के भी न होने के कारण इन क्षेत्रों में रेत के कण जो हैं वो असंगठित होते हैं, ठीक है, मजबूत नहीं होते रेत के कण, और वो भी आसानी से उड़ जाते हैं। जहाँ कहीं भी पवन की गति कम हो जाती है वह इन रेत के कणों को निक्षेपित करने लगती है। पवन के अपर्दन और निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियों को हम वातज स्थलाकृतियाँ भी कहा जाता है। तो ये था पवन का अर्थ। अब आगे आता है पवन के द्वारा अपर्दित भू आकृतियाँ या पवन के अपर्दन कार्य से बनी स्थलाकृतियाँ या आकृतियाँ। सबसे पहले है नंबर 1 अपोहा बेसिन या वातगर्त। वातगर्त किसको कहते हैं, कौन से क्षेत्रों में बनाती हैं पवन, वनस्पति विहीन मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं और वहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, तो वनस्पति के अभाव के कारण क्या करती हैं पवन, तेज चलती हैं, और तेज चलती हुई बहती हुई वो भंवर पैदा हो जाता है उनमें, और जो भंवर होता है वो वर्ताकार ढंग से घूमने लगता है, और घूमती हुई पवन रेत में छेदन का कार्य करती है, और जब पवन घूमती है तो वो रेत में छेदन का कार्य करती है, जिससे धरातल पर तरसरी जैसी आकृति के उथले चौड़े गर्त बन जाते हैं, और उन गर्तों को हम क्या कहते हैं, वातगर्त कहते हैं, ठीक है। तो वातगर्त कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, क्योंकि उन क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव होता है, और वनस्पति के अभाव के कारण चट्टानें चूर्ण पड़, जो मिट्टी जो होती है वो असंगठित होती है, और हवा उनको आसानी से उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और गड्ढे बन जाते हैं, जिसे हम वातगर्त कहते हैं। मिस्र में स्थित कतारा का वातगर्त इसका एक प्रमुख उदाहरण है। दूसरी जो आकृति बनाती है हमारी पवन वो है छत्रकशिला या गारा। ये मरुस्थलों में पवन के मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के आधार तल पर अपरदन सबसे अधिक होता है। मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं और पवन उन क्षेत्रों में चलती है तो उनके जो आधार तल होते हैं चट्टानों के, उन पर अपरदन सबसे अधिक होता है, क्योंकि पवन क्या करती है कि जो बड़े और भारी कण हैं जो धरातल के समीप बह रहे होते हैं, बड़े कण ऊपर के सूक्ष्म कणों की अपेक्षा चट्टान के निचले भाग में तेजी से अपरदन करने लगते हैं,
ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि पवन क्या करती है, जो कोमल चट्टानें होती हैं उनको तो अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, और जो कठोर चट्टानें होती हैं वो यूं की यूं खड़ी रहती हैं। तो कोमल चट्टानें नीचे होती हैं आधार तल पर, तो उनका तो धीरे धीरे अपरदन हो जाता है, और जिससे जो आकृति बनती है वो मशरूम की आकृति में दिखाई देती है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। कैसे है, नीचे से छोटी पतली और ऊपर से चौड़ी, छत्रकशिला, मतलब एक छतरी के समान भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये मशरूम की जैसी भी हमें दिखाई देती है। इस आकृति को सहारा के रेगिस्तान में इसे क्या कहा जाता है, गारा भी कहा जाता है। और राजस्थान में जोधपुर के निकट ग्रेनाइट की चट्टानों से बने ऐसे अनेक छत्र हमें देखने को मिलते हैं। तीसरी हमारी आकृति है भूस्तंभ। भूस्तंभ या डिमोइसल, यह आकृति कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? ये आकृति शुष्क जो मरुस्थलों में यदि कहीं चट्टानें कठोर बिछी होती हैं तो पवन द्वारा कठोर चट्टानों के आसपास तो अपरदन होता रहता है, किंतु उसके नीचे की जो भूमि है वो अपरदन से बची रह जाती है। काफ़ी मात्रा में अपरदन हो चुकने के बाद यह भूमि एक ऊंचे स्तंभ के रूप में दिखाई देती है, जैसे हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, और जिसे हम भूस्तंभ कहते हैं। अगली आकृति है हमारी इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग जो है वो पवन की अपवहन और अपघर्षण क्रियाओं से मरुस्थल का विस्तृत प्रदेश लगभग समतल पृष्ठ है। इंसेलबर्ग आकृति कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में जब कठोर चट्टानें स्थित होती हैं तो पवन के अपरदन द्वारा पर्वतीय जो टीलानुमा आकृति का निर्माण होता है, और उसे हम उन टीलों को हम क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कई बार पवन जो है कि अपवन और अपघर्षण